नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल सोमवार को अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पार्टी ने पंजाब और बिहार की 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। लिस्ट के मुताबिक पार्टी ने बिहार में पश्चिम चंपारण से मदन मोहन तिवारी, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद, महाराजगंज से आकाश प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बिहार की अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट समस्तीपुर से सन्नी हजारी, सासाराम से मनोज कुमार को मैदान में उतारा गया है। वहीं पंजाब की अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीटों यानी होशियारपुर से यामिनी गोमर और फरीदकोट से अमरजीत कौर साहोके को टिकट दिया गया है। बता दें कि इसी के साथ कांग्रेस अब तक अपने 301 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने हाल ही में एक बयान दिया था कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो नागरिकता संशोधन कानून को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं अब उनके इस बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस नेता के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तभी तो वह CAA 3 नए आपराधिक कानून और अन्य कानून वापस ले पाएगी, जो कि होना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी कांग्रेस पहले चरण में अपना सूपड़ा साफ होते देख बौखला गई है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी समुदाय के लोगों को आहत करने पर कांग्रेस आमादा है। लोकसभा चुनाव में कर्नाटक से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बागी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कर्नाटक बीजेपी की ओर से कल सोमवार को जारी बयान में यह जानकारी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईश्वरप्पा अपने बेटे को हावेरी से लोकसभा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने खुद शिवमोगा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए नामांकन दाखिल कर दिया। बता दें कि इस सीट से येदियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्र चुनावी मैदान में हैं। बताया जा रहा है कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ईश्वरप्पा से नामांकन वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वह नहीं माने। ईश्वरप्पा का कहना था कि BS येदियुरप्पा ने ही उनके बेटे को टिकट नहीं मिलने दिया, इसलिए वह खुद येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं अब उनके इस कदम के खिलाफ पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि केरल के कुछ कांग्रेस नेताओं ने उनसे संपर्क किया और कांग्रेस से अलग होकर एक नई क्षेत्रीय पार्टी बनाने के बारे में उनसे चर्चा की। CM शर्मा ने कहा कि वह क्षेत्रीय पार्टी 2026 में भाजपा के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी इस बारे में बात रुकी हुई है और लोकसभा चुनाव के बाद दोबारा इस पर चर्चाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने केरल में एक इंटरव्यू के दौरान यह बातें कही। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले पर हमने राजधानी नई दिल्ली में 2 से 3 दौर की चर्चा की है, लेकिन हमने लोकसभा चुनाव से पहले इस पर चर्चा नहीं करने का फैसला किया। इसलिए अब चर्चा लोकसभा चुनाव के बाद दोबारा शुरू हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी का हाल ही में राजस्थान में दिया गया एक बयान विवादों में घिर गया है। उनके इस बयान को लेकर विपक्ष लगातार PM मोदी पर हमलावर है और बयान की कड़ी निंदा कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को राजस्थान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी। उन्होंने ये बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का हवाला देते हुए कही, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अर्बन नक्सल वाली सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, इस हद तक चले जाएंगे। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वे माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और बांटेंगे उनको जिनके बारे में मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये कि संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान पर अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क के घुसपैठिए नहीं, मुल्क के बाशिंदे हैं। ओवैसी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों को बच्चा पैदा करने वाला कहते हैं। यह मुल्क हमारा था, हमारा है
और हमारा रहेगा, हमें निकालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार में 7 बच्चे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के परिवार में भी 7 बच्चे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार में 6 बच्चे हैं। ओवैसी ने कहा कि हम सभी ने मुल्क को सजाया है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से शुरू हुए विवाद के बीच बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कल सोमवार को पीएम मोदी के बयान के समर्थन में कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन वोट पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि वे देश भर में सभी की संपत्ति की जांच कराएंगे। दूसरी ओर आपके पास नरेंद्र मोदी की सरकार है जो जाति या धर्म की परवाह किए बिना सभी के लिए सब कुछ कर रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी की सोच माओवादी है। उन्होंने पूछा कि क्या वह नेशनल हेराल्ड घोटाले में जमा की गई अपनी संपत्ति की जांच कराएंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तुष्टीकरण ही कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस केवल दिखावा करती है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि वे लगभग 16 से 17 बार अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के बारे में बात कर रहे हैं। आप याद कीजिए, मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। आंध्र प्रदेश में उन्होंने मुसलमानों को अधिक आरक्षण देने के लिए SC और ST के आरक्षण को कम कर दिया, जबकि हाईकोर्ट ने धर्म के आधार पर उस फैसले को 2 बार रद्द कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है और अब इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र पाकिस्तान के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया है। इसे इस तरीके से बनाया गया है कि वो पाकिस्तान में चुनाव जीतें। ये घोषणा पत्र पाकिस्तान के लोगों के लिए अधिक और भारत के लोगों के लिए कम है। सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा घोषणा पत्र जारी किया है जो आम लोगों के संसाधन लूटेगा और कांग्रेस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी। हमने कांग्रेस के घोषणा पत्र को सबसे सटीक तरीके से समझा है। इस दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को उसके घोषणा पत्र पर सार्वजनिक चर्चा करने की भी चुनौती दी। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द कर दिया गया था और अब खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने के बाद बाकी सभी निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी पर्चा वापस ले लिया, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुन लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरत के कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया है। खबरों के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो जाने के बाद 9 उम्मीदवार मैदान में रह गए थे, लेकिन सभी निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस ले लिए। बता दें कि नामांकन वापस लेने वालों में बसपा प्रत्याशी प्यारेलाल भारती का नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने अपनी ताज़ा जानकारी में बताया है कि पार्टी अब तक चुनाव आयोग को 17 शिकायतें दे चुकी है। इनमें प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान में दिया गया सांप्रदायिक भाषण, गुजरात समेत कई जगहों पर सरकार की तरफ से लगाई गई तस्वीरें, सूरत में बीजेपी के उम्मीदवार को निर्विरोध चुने जाने की शिकायतें शामिल हैं। पीएम मोदी के भाषण को लेकर कांग्रेस का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जिस तरह एक समुदाय के लिए भद्दा वक्तव्य दिया, वह चुनाव आयोग का उल्लंघन है। चुनाव आयोग को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस बयान से देश के संविधान, प्रधानमंत्री पद, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया है। इसके अलावा तस्वीरों को लेकर पार्टी का आरोप है कि सरकार की तरफ से लगाई गई ये तस्वीरें सिर्फ धर्म की बातें करती हैं। सूरत से बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध चुने जाने पर कांग्रेस का कहना है कि सबसे बड़ी बात, जितने भी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के नेता हैं, सब नामांकन वापस ले लेते हैं। ऐसे में सूरत के चुनाव को स्थगित करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बीच जारी बयानबाजी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अमेठी के वोटर्स को आगाह करते हुए कहा कि केरल के वायनाड में 26 अप्रैल को होने वाली वोटिंग के बाद कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अमेठी पहुंचेंगे और बताएंगे कि यह इलाका और यहाँ के लोग उनका परिवार हैं। वह ऐसा करके यहाँ समाज में जातिवाद की आग को भड़काएंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया था, लेकिन वे लोग अमेठी के मंदिरों के आसपास मंडराते हुए नजर आए थे। ऐसे में आप लोगों को सावधान और अलर्ट रहने की जरूरत है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के महत्वाकांक्षी रवांडा बिल को औपचारिक तौर पर मंजूरी मिल गई है। ये बिल ब्रिटेन के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हो गया था, लेकिन ऊपरी सदन में अटका हुआ था। लेकिन अब ऊपरी सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी इस विधेयक को पास कर दिया है और अब शाही परिवार की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। बता दें कि रवांडा कानून के जरिए ब्रिटेन सरकार अपने यहाँ शरण लेने वाले कुछ लोगों को मध्य अफ्रीकी देश रवांडा भेजेगी। वहीं इस विधेयक की विपक्षी पार्टियों ने जमकर आलोचना की, लेकिन कई दौर की बहस के बाद आखिरकार सोमवार रात विपक्ष ने अपनी आपत्तियां वापस ले ली और बिल पास हो गया। पीएम सुनक ने कहा कि रवांडा के लिए पहली उड़ान 10 से 12 सप्ताह के भीतर रवाना की जाएगी। दरअसल ब्रिटेन सरकार का कहना है कि रवांडा विधेयक का उद्देश्य ब्रिटेन में इंग्लिश चैनल के रास्ते अवैध रूप से आने वाले शरणार्थियों को रोकना है। आईपीएल 2024 का 38वां मुकाबला कल सोमवार को राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस मैच में राजस्थान ने 9 विकेट से जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी राजस्थान की टीम ने 18.4 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और 8 बॉल रहते हुए 183 रन बनाकर इस मैच में जीत हासिल की। स्टॉक मार्केट आज मंगलवार 23 अप्रैल को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 80 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स भी करीब 300 अंक ऊपर 73,900 के लेवल पर आ गया है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 560 अंक ऊपर 73,648 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 48,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।